Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू यूपीपीएससी रिजल्ट लैब उत्तर प्रदेश पीसीएस को समर्पित एक यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आप सबका दिल्ली मुखर्जी नगर से सुनील अभिव्यक्ति स्वागत करता हूं। हम लोगों की जो सीरीज अभी चल रही उसका नाम है यानी उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा ऑनलाइन अनसॉल्व्ड सीरीज, जिसमें हम जनरल स्टडीज पेपर 1 पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम जनरल स्टडीज पेपर 1 में यानी प्रश्न पत्र 1 का इतिहास कालखंड का यानी पहला सिलेबस चर्चा कर चुके हैं। यूनिट 1 की यानी प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के विभिन्न रूप, साहित्य, संगीत एवं वास्तुकला। अब आज हम लोग अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी यूनिट जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस में है, जो दूसरी यूनिट, उसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरी यूनिट आपके सामने क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। फिर से एक बार बोल दूं, आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा ऑनलाइन अनसॉल्व्ड सीरीज, यह अपने आप में पहली है यूट्यूब पर, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसके पहले आप ऑफलाइन क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सिलेबस जरूर देखे हैं, लेकिन यह ऑनलाइन अनसॉल्व्ड सीरीज यूट्यूब पर पहली है। और मैं चाहता हूं कि जिन बच्चों तक अनसॉल्व्ड वगैरह की पहुंच नहीं है, यानी जो रूरल एरिया में रह रहे हैं, वो भी इस लेक्चर का पूरा फायदा उठाए। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी भी है कि इस लेक्चर को उन सब तक जरूर पहुंचाएं, यानी शेयर करते चलें। यूपीपीएससी मेंस तो यूनिट है, यानी एक यूनिट हो चुकी, यह लेक्चर 2 है। तो जो लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो लेक्चर 1 जरूर देख लेंगे। ये लेक्चर 2 है और ऐसे ही प्रश्न पत्र 1 में, फिर प्रश्न पत्र 2, फिर प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 4, लगातार लेक्चर चलते रहेंगे। आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे, ये सिलेबस में है और आदि भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 1757 से 1947 तक का कंप्लीट इतिहास आपको जानना है इस यूनिट के अंतर्गत। हाँ, इसने पहले से ही फोकस कर दिया, थोड़ा आप घटनाओं पर फोकस रहिएगा और फिर मुद्दों पर फोकस रहिएगा और पर्सनालिटी पर फोकस रहिएगा। तो इसका मतलब इस यूनिट में हमें 3 बातों पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है? घटनाएं, यानी 1757 से 1947 तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। 1757 से 1947 तक कौन सी महत्वपूर्ण घटना? तो ऑब्वियस है, जैसे पहली घटना क्या होगी, अगर हम ऐसे सामान्य ढंग से इस यूनिट को समझना चाहें तो पहली घटना होगी प्लासी का युद्ध। ठीक है, यानी पहली बार अंग्रेजों ने राजनीतिक रूप से अपने आप को भारत में स्थापित करने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। तो ये क्या हो गया? घटना। दूसरी घटना क्या हुई? बक्सर का युद्ध, यानी प्लासी के युद्ध में जिस बात की पुष्टि नहीं हो पाई थी कि अंग्रेज सैनिक रूप से भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, बक्सर के युद्ध में उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी। तो वह दूसरी बड़ी घटना हुई। समझ गए? तो ये हो गया घटनाएं। इसके बाद अब जरा इसी कार्यकाल में हम पर्सनालिटी देख लें। ठीक है, तो पर्सनालिटी 1757 से 1764 तक सबसे बड़ी पर्सनालिटी कौन आएगी? तो आएगी रॉबर्ट क्लाइव। तो ये हो गई पर्सनालिटी। कौन सी पर्सनालिटी आएगी? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? फिर इसके बाद आएंगे भाई मुद्दे। अब मुद्दे क्या होते हैं? आप कहेंगे सर ये मुद्दे क्या है? तो मुद्दों को भी समझना महत्वपूर्ण। मुद्दों का मतलब होता है, जैसे जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, अंग्रेजी इतिहासकार हमेशा यही कहते हैं, यानी अंग्रेज इतिहासकार, हिस्टोरियन, इंग्लिश हिस्टोरियन, वो क्या कहते हैं, यानी हिस्टोरियन मींस इतिहास लिखने वाले, वो क्या कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान को जीतने की इच्छा कभी की नहीं, हम तो बेखबरी के दौर में भारत को जीत गए। यानी हम भारत में व्यापार करने आए थे, परंतु परिस्थितियों के वश में होते हुए, यानी परिस्थितियों वश हमें भारत का शासन करना पड़ा। ये मुद्दा हो गया कि भाई क्या अंग्रेज सही कह रहे हैं कि वह बेखबरी के दौर में भारत को जीते हैं, या वह सोची समझी रणनीति के तहत? ये होते हैं मुद्दे। ठीक है ना? मुद्दा क्या होता है कि जैसे अंग्रेज आएंगे तो ये कहेंगे कि हम यहां पर हिंदुस्तान में उपयोगितावादी दृष्टिकोण लागू करेंगे। फिर वो एक संकल्पना आएगी अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा,
व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, श्वेत व्यक्ति के उत्तरदायित्व का बोझ। यानी श्वेत व्यक्ति यानी सभ्य व्यक्ति जो स्वतंत्रता को जानता है, समानता को जानता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को जानता है, मानवता को जानता है, मानव अधिकारों को जानता है, ऐसा श्वेत व्यक्ति हिंदुस्तान के असभ्य लोगों को सभ्य बनाने आया है। यह मुद्दा हो गया। क्या भाई वो सही कह रहे हैं? क्या वो यहां पर उपयोगितावाद के सिद्धांत के तहत शासन कर रहे थे, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख? तो आप कहेंगे नहीं भाई, वो तो अपने ही सुख की कामना कर रहे थे। यानी प्रत्येक प्रकार से जो भी गंगा में अच्छा है, यानी हिंदुस्तान में, उसको क्या करो, उसको इकट्ठा करो, टेम्स पे ले जाकर के, यानी लंदन की जो नदी है उसको निचोड़ दो। यानी भारत से धन को क्या करो, यानी ब्रिटेन की तरफ लेकर के जाओ और वहां की औद्योगिक क्रांति को सफल बनाओ। तो आई होप आप सब समझ गए। घटनाएं क्या होती हैं, जैसे प्लासी बक्सर जैसी, व्यक्तित्व क्या होते हैं जैसे रॉबर्ट क्लाइव जैसे, और मुद्दे होते हैं जो मैंने आपको ये 2 मुद्दे बताए। आई थिंक एक बार आप सब लोग सोचें कि क्या आपको ये यूनिट क्लियर हो गई। तो यही है यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले जितने भी एस्पिरेंट हैं, आज उनको इस यूनिट में क्या पढ़ना सब पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट 2। मैं बार बार कह रहा हूं यूनिट 2 है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 1 हो चुका है। अब आइए देखें यानी इस यूनिट में कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक उत्तर प्रदेश में 2018 से, जब से नया पैटर्न लागू हुआ है, 2018 से 2021 तक कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे। तो क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं ध्यान रखिएगा। जैसे महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी की भारतीय राजनीति में भूमिका, ठीक है ना। यानी महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में मध्यम मार्ग के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते। मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग यानी महात्मा बुद्ध की तरह, ना बहुत उग्र और ना ही बहुत विनम्र, मध्यम मार्ग, याद रखिएगा। समझ गए। तो अब हमें यहां नहीं जाना प्रश्न में क्या महात्मा गांधी, इसका मतलब क्या हो गया। अगर इस सिलेबस में आप आएंगे तो आप देख सकते हैं, यानी व्यक्तित्व में क्या पूछ लिया, महात्मा गांधी। क्या पूछ लिया, महात्मा गांधी। ऐसा नहीं कि यह महात्मा गांधी का जो यह क्वेश्चन है केवल इसी में नहीं जाएगा। अभी जब यूनिट 3 पढ़ेंगे हम, तो उसमें स्वाधीनता संग्राम में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उसमें भी गांधी जी का जिक्र आएगा, ऑब्वियस है। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन यहां पर भी लिखा हुआ है 1757 से 1947 तक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो गांधी जी इस यूनिट में भी आएंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गांधी जी यहां पर भी आएंगे, गांधी जी वहां पर भी जाएंगे, इसीलिए इसको यहां पर लगाया गया है, याद रखिएगा। अब जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका रियासतों के एकीकरण में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भारतीय रियासतों के एकीकरण में, तो यह ठीक है। एक यूनिट और आएगा स्वाधीनता के पश्चात भारत का जो इतिहास हमें पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहां पर जो व्यक्तित्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये इस क्वेश्चन को रखा गया केवल ये बताने के लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भी आपको तैयारी रखनी है। बारदोली सत्याग्रह और उसके बाद की सारी घटनाएं आपको पता है। तो यानी व्यक्तित्व का मतलब, आई होप आप लोग समझ गए हैं कि हमें क्या पढ़ना होता है। फिर इसके बाद आता है, जरा याद रखिएगा, अब सांप्रदायिक हिंसा के ऊपर प्रश्न है कि सांप्रदायिक हिंसा धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा भड़काई जाती है, असामाजिक तत्वों द्वारा शुरू की जाती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित निहित स्वार्थ से वित्त पोषित होती है। टिप्पणी कीजिए। यानी सांप्रदायिक हिंसा में धार्मिक कट्टरपंथी यानी जो कम्युनल मेंटलिटी के लोग होते हैं, प्रत्येक धर्म में होते हैं, उनके द्वारा शुरू की जाती है, ठीक है ना। जैसे उसके बाद असामाजिक तत्व इसके अंतर्गत आकर के मिल जाते हैं, जो समाज को किसी प्रकार से चैन सुख से रहने देना नहीं चाहते। राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा, यानी इसे जो राजनेता होते हैं, जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं, वह इसको अपने भाषणों में आगे बढ़ाते हैं। और उसके बाद निहित स्वार्थ से वित्त पोषित होती, यानी बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो इसको धन भी प्रदान करते हैं, ठीक है, जो सांप्रदायिकता की नीति में विश्वास करते हैं। तो ये प्रश्न पूछा सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता क्या होगी बच्चे मेरे, यही सांप्रदायिकता है मुद्दे। क्या है, यही सांप्रदायिकता है मुद्दे। मुद्दे यानी सांप्रदायिकता का मुद्दा। तो क्या है, सांप्रदायिकता का मुद्दा। तो आपको देखिए कैसे समझ में आ गया। मुद्दे का मतलब क्या होता है, यानी मुद्दा ये सब घटना जो फैक्चुअल घटित होती है उसको घटना बोलते हैं।
व्यक्तित्व आपको पता है, मुद्दा मतलब जो इन घटनाओं के आधार पर एक बड़ा मुद्दा बन जाए, वो होता है मुद्दा। ध्यान रखिएगा। तो सांप्रदायिकता एक मुद्दा है और यह यूपीएससी यूपीपीसीएस आपसे पूछ रहा है। तो सांप्रदायिकता एक मुद्दा है। 1909 में कानूनी रूप से इसे प्रारंभ कर दिया गया मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा। इसके पश्चात अगर हम देखेंगे 1857 के विद्रोह के बाद यानी 1858 से अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुपालन किया। सांप्रदायिकता वहीं से निकली और अंततः भारत का विभाजन सुनिश्चित करती है। तो अब आप यहां से देख सकते हैं क्या हो गया, मुद्दे। मेरे प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, समझिएगा। अब फिर देखिए 1857 का विद्रोह भारत के भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। विश्लेषण कीजिए। अब यह प्रश्न आया यूपीपीसीएस में, किस साल आया? 2018 में आया, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है 1857 का विद्रोह ये क्या है, घटना है कि नहीं है? 1857 का विद्रोह घटना है कि नहीं? तो आप कॉपी पेन निकाल के रखिएगा। अभी मैं बहुत सारी घटनाओं की, मुद्दों की लिस्ट लेके बैठा हूं जिसमें आपको बताता जाऊंगा ये घटना है, ये मुद्दा है, ये व्यक्ति हैं जिन पर आपको अपना नोट तैयार करना है। तो आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो घटना हो गया यानी 1857। तो आप देख सकते हैं यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस के हैं उससे हम लोग आइडिया लगा रहे हैं हमें क्या पढ़ना है। फिर आता है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण कीजिए। अब भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान पूछ रहा है 2019 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान ये क्या हो गया, ये मुद्दा हो गया। क्या हो गया, ये मुद्दा हो गया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन एक घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन यहां मैं अगर बताऊं उसी को, तो ये घटना है। घटना है क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन ये घटना है यानी क्विट इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, यह एक घटना है। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन और मुद्दा है इसका योगदान। ध्यान रखिएगा, मुद्दा क्या है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन का क्या योगदान रहा है भारतीय इतिहास में, यह मुद्दा हो गया। तो घटना और मुद्दा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, क्लियर है। अब इसके बाद आता है 2019 में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत पर प्रभाव नहीं, जरा समझिएगा, आर्थिक जीवन पर प्रभाव। यानी ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभाव, यानी किस प्रकार से 1757 के बाद से ब्रिटेन ने भारत में आर्थिक नीति अपनाई और किस प्रकार से यहां से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की संकल्पना है दादा भाई नौरोजी की, उसके अनुरूप यहां से धन का निर्गमन किया। इसी पैसे से, यानी धन के निर्गमन का मतलब होता है धन को बाहर भेजा, और इसी पैसे से औद्योगिक क्रांति वहां पर आगे बढ़ी। यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है, नहीं आर्थिक जीवन। तो वहां का औद्योगिक क्रांति हुई तो इंडिया के आर्थिक जीवन पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि भाई भारत को औद्योगिक क्रांति में क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए उद्योगों के लिए, तो भारत को कच्चे माल के बाजार के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक दूसरा क्या किया, अब जो वहां उद्योगों में पैदा हुआ, अंग्रेज उद्योगों में जो पैदा हुआ उसको ला करके भारत की मार्केट में, चूंकि उन्हीं का शासन था, भर दिया। तो बेचारे जो भारत के उत्पादक थे वो मार्केट से बाहर हो गए, हस्तशिल्प हमारा बर्बाद हो गया। यह विषय आपसे पूछ रहा है, ये क्या हो गया, एक बार आप बताइए, ये क्या है, ये घटना है, व्यक्ति है या मुद्दा है? ये घटना है, व्यक्ति है या मुद्दा है? ये घटना है, व्यक्ति है या मुद्दा है जो हम पढ़ रहे हैं? ये घटना है, व्यक्ति है या मुद्दा है? चलिए बताइए। तो ये क्या है, ये मुद्दा है। क्या है ये मुद्दा है। यानी ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये मुद्दा, ये घटना नहीं, ये मुद्दा है। तो आपको ऐसे ही घटना और उसके साथ साथ व्यक्तित्व और मुद्दे ढूंढने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, यहां से देख सकते हैं। फिर इसके बाद वही गांधी वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ये यूनिट 1 में आया था। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था भारतीय इतिहास यानी पुरुष सूक्त ऋग्वैदिक काल से प्रारंभ हो रही, तो वहां पर भी मैं इसको लेके आया था, यहां पर भी लेके आ रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा है, ठीक है ना, कि गांधी का वर्ण व्यवस्था पर विचार तो दोनों जगह पर आया है, इसलिए आपको टेंशन लेना ना,
ये मुद्दा है। अब इसके बाद आता है 2021 में 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग दिया, वर्णन कीजिए। यानी 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन जो रेनेसा है, उसने भारत को किस प्रकार से आज के भारत के रूप में परिवर्तित कर दिया। यानी रेनेसा की भारत के विकास में भूमिका, राजा राम मोहन राय और ये सारा पूरी संकल्पना। तो अब आप देख सकते हैं, यानी सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन की क्या है, यानी भारत के विकास में योगदान। तो सामाजिक धार्मिक जागरण आंदोलन की भारत के विकास में योगदान, ये क्या है, यानी सामाजिक धार्मिक आंदोलन घटना है, ठीक है। और इसका जैसे ही हम पढ़ेंगे भारत के विकास में योगदान, ये मुद्दा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक धार्मिक जागरण आंदोलन तो घटना है ना भाई, यानी एक आंदोलन हुआ तो वो घटना हो गई, लेकिन उस आंदोलन का यूपी कमीशन पूछ रहा है योगदान। तो योगदान क्या हो जाएगा, मुद्दा हो जाएगा कि भाई कहां तक उसका योगदान है, आपको यह बात बतानी है। तो आप देख सकते हैं, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दों का अर्थ क्या होता है, जिससे आपको ये यूनिट बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं। तो आप अपनी कॉपी पेन निकालिएगा और लिखते चलिएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा। मैं 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का 2 प्रकार से जिक्र करने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां डेट वाइज, फिर एक और। तो चलिए सबसे देखते हैं 1757 से 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी रही, जिस पर मेंस में क्वेश्चन आएगा। तो पहली घटना नोट करिएगा, प्लासी का युद्ध। महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखिएगा, हालांकि मैं घटनाओं के साथ मुद्दे भी बताऊंगा। प्लासी का युद्ध ये घटना हो गई, याद रखिएगा। क्लाइव का गवर्नर बनना, ये दोनों घटना हो गई, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध और क्लाइव का गवर्नर बनना। पहले मैं घटना जिक्र करूंगा, फिर व्यक्तित्व। तो देख सकते हैं व्यक्तित्व यानी क्लाइव व्यक्तित्व भी हो गया। तो घटना, व्यक्तित्व, मुद्दे ये दिमाग में रखते चलिएगा। फिर इसके बाद अब देखिए 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। आपको ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, इस पर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। अब देखिएगा क्या हो गया, 1764 का बक्सर का युद्ध होता है। क्या? बक्सर का युद्ध, ये एक बहुत बड़ी क्या है, घटना है। तो ये आपका जहां जहां पर पिन लगाऊंगा वही आपको क्या करना है, यानी घटनाएं मेंस के लिए पढ़ना है। तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये 2 बड़ी घटनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है यहां से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। यह भी एक बहुत बड़ी घटना है, ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य घटनाएं लिखी हुई हैं, इसलिए जिसको मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको भी उस पर विशेष फोकस नहीं करना। तो क्या हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 ईस्वी बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या है, यानी पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1786 में कार्नवालिस का गवर्नर जनरल बनना, यह बहुत बड़ी घटना है। अस्थायी बंदोबस्त और वो सारी घटनाएं लाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम यहां पर यह देखें, 1793 में बंगाल में अस्थायी भूमिकर व्यवस्था लाना, यह भी बहुत बड़ी घटना है। 1798 में बेलेजली का भारत का गवर्नर जनरल बनना, क्योंकि इसने सहायक संधि शुरुआत की थी, इसलिए यह बड़ी घटना। यानी इन सब पर आपको फोकस करना, और इन्हीं घटनाओं में, यानी आपको अगर आप घटनाओं पर फोकस कर लेते हैं तो मुद्दे और व्यक्तित्व अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे। फिर इसके बाद आप देखिए, यानी इसके बाद अगला क्या होता है, ध्यान रखेंगे। कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि की भारतीय इतिहास में भूमिका भी आपसे पूछ सकता है, हालांकि बहुत संभावित नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद 1828 ईस्वी में यह इंपॉर्टेंट हो गया, विलियम बेंटिक का भारत का गवर्नर जनरल बनना, यह भी एक बहुत बड़ी घटना है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, 1848 से 56 में डलहौजी का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्ति, यह भी बहुत बड़ी घटना है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके पश्चात अगर हम आगे बढ़ें तो प्रथम रेलवे लाइन का प्रारंभ 1853 ईस्वी में, यह भी एक बहुत बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि रेलवे का भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में भी योगदान है और भारत से धन के निर्गमन में भी योगदान है। स्वाधीनता संग्राम 1857 के लिए भी इसने पृष्ठभूमि का काम किया है। तो ये रेलवे लाइन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान रखना।
संथाल विद्रोह भी महत्वपूर्ण है, पहला जनजातीय ताकतवर विद्रोह था ये, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पहला का मतलब पहला नहीं, यानी पहला ताकतवर, सबसे महत्वपूर्ण। फिर इसके बाद आता है, यहां से अगर हम आगे बढ़ें, स्कूली शिक्षा के लिए यानी क्या क्या प्रयास किए गए हैं, तरह महत्वपूर्ण नहीं है। इल्बर्ट बिल का विवाद, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी घटना है। कांग्रेस की स्थापना बहुत बड़ी घटना है, तो इसको आप प्लीज ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद और क्या, करजन का वायसराय बनना बहुत बड़ी घटना है। बंगाल का विभाजन लागू होना 1906 ईस्वी, ये भी बहुत बड़ी घटना है। मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी बहुत बड़ी घटना है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो मिसेज एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का मद्रास में गठन 1915 में, और तिलक का पूना में होम रूल लीग बनाना 1916 में, ये दोनों बहुत बड़ी घटना है। यानी होम रूल आंदोलन पर प्रश्न आईएएस में आया हुआ है, आपसे भी पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आता है 1920 ईस्वी, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, बहुत बड़ी घटना है जिस पर आपको फोकस रखना है। इसके अलावा साइमन आयोग की नियुक्ति भी एक बहुत बड़ी घटना है, और 1928 का नेहरू रिपोर्ट भी एक बड़ी घटना है। 1930 में गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन एक बड़ी घटना है। 1931 ईस्वी का गांधी अरविंद समझौता, यह भी एक बड़ी घटना है। 1932 का सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, यह भी एक बड़ी घटना है हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की दृष्टि से। 1935 में भारत सरकार अधिनियम, यह भी एक बहुत बड़ी घटना है क्योंकि 1950 का संविधान इसी आधार पर बना है। फिर इसके बाद कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव, यह एक बहुत बड़ी घटना है, याद रखिएगा। 1943 में सुभाष चंद्र बोस का टोक्यो पहुंचना और स्वतंत्र भारत की सरकार बनाना और भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाना, तो ऑब्वियस है सुभाष चंद्र बोस आपके सिलेबस में व्यक्तित्व तो लगा ही है, तो इन पर भी यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके पश्चात भारत स्वतंत्र हुआ। तो एक तो ये हो गया घटनाएं सामान्य। अब कुछ और भी आते हैं, याद रखिएगा क्या क्या है, ठीक है। एक बार एक सरसरी निगाह से और हम लोग अगर यहां पर निगाह डालें, एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक बार आप लोगों को पूरी लिस्टिंग करा देता हूं अपनी तरफ से, जहां पर आपको विशेष फोकस रखने की जरूरत है। फिर से एक बार फिर से, जैसे प्लासी का युद्ध, जैसे बक्सर का युद्ध, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का बंगाल का गवर्नर बनना, उसके पश्चात फिर आपका यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, ये सब महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, भू राजस्व बंदोबस्त, अस्थाई, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब मुद्दा क्या होगा, मुद्दा यह होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था ने, यानी अस्थाई ने, महलवाड़ी ने, रैयतवाड़ी ने किस प्रकार किसानों को ऋणग्रस्त बना दिया, क्या कर दिया, किस प्रकार किसानों को ऋणग्रस्त बना दिया। तो आप इस हिसाब से यानी मुद्दे और घटनाएं एक दूसरे के साथ जोड़ करके पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। जितनी भी घटनाएं बताएगी उन पर फोकस रहिएगा। अब आता है व्यक्तित्व, यानी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जैसे अगर आपको जो पढ़ना है, जैसे एनी बेसेंट पूछ सकता है, आचार्य नरेंद्र देव पूछ सकते हैं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय पूछ सकते हैं, अच्युत पटवर्धन पूछ सकते हैं, अजीत सिंह, यानी अब व्यक्तित्व तो बहुत है, फजलुल हक, अमीर चंद, याद रखें बहुत से व्यक्तित्व हैं। लेकिन अब इसमें जहां से पूछा जाएगा, ये सारे व्यक्तित्व आप नोट करिएगा, ये आपको दिए गए हैं, याद रखें, लेकिन पूछेगा कहां से, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं। ये सारे व्यक्तित्व हैं, ये इसलिए केवल लगाए गए हैं कि आपको ये पता लग जाए कि कितने व्यक्तित्व हैं, आप देख सकते हैं, यानी कितने व्यक्तित्व हैं इतिहास में, इनकी लिस्ट इतनी लंबी है, इनकी लिस्ट इतनी लंबी है, आप देख सकते हैं। बट पूछा क्या जाएगा, यानी व्यक्तित्व में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जैसा मैंने प्रारंभ में ही संकेत किया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे किसके ऊपर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अस्थायी भूमि बंदोबस्त और भारत में प्रशासनिक सुधारों से उनका गहरा संबंध, यानी उन्हीं पर्सनालिटियों पर क्वेश्चन पूछा जाएगा जिन्होंने बहुत बड़े बड़े चेंज इतिहास में लाए हैं। फिर इसके बाद जैसे लॉर्ड ब्लेजली के ऊपर पूछा जाएगा, क्योंकि सहायक संधि लेकर के आता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके पश्चात और कौन कौन सी पर्सनालिटी, अब जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो नेतृत्व
करने वाले हैं। जैसे लाल बाल पाल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा गांधी के बारे में तो लगातार पूछा ही जा रहा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने इतिहास में व्यापक परिवर्तन लाया है उन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा, वो चाहे अंग्रेज वायसराय हो और चाहे भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व करता, तो आप उन्हीं चीजों पर फोकस रखिएगा। अब आते हैं बुक लिस्ट, यानी बुक लिस्ट आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास आप कर सकते हैं इस यूनिट के लिए। इसके अलावा आधुनिक भारत कक्षा 12 के लिए इतिहास की जो एनसीईआरटी है उसको कर सकते हैं। इसके अलावा सब्यसाची भट्टाचार्य की आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, यह किताब है 1850 से 1947, देख सकते हैं, यही अपने सिलेबस का हिस्सा भी है। तो ये 3 किताब आप एक साथ देख सकते हैं, जिसमें एनसीईआरटी भी हो गई, स्पेक्ट्रम भी हो गया, उसके साथ साथ यानी सब्यसाची भट्टाचार्य की ये किताब हो गई। और आप इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप सबका स्वागत है। यानी मेरा अनअकैडमी पर बैच स्टार्ट होने जा रहा है, कब से, यानी 16 जून से। तो जो भी एस्पिरेंट यानी मुझसे यह कंप्लीट विषय पढ़ना चाहते हैं इसी अंदाज में यूनिट वाइज, जैसे मैं यहाँ पर एनालिसिस कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एनरोलमेंट प्रारंभ हो चुका है। अनअकैडमी पर आकर के आप एडमिशन लें यूपीपीसीएस में और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय हिंद, लेट्स क्रैक, गॉड ब्लेस एवरीवन। रिजल्ट लैब आपका चैनल, इसको जरूर आगे बढ़ाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।